डियर स्टूडेंट, तो आज हम ऑनलाइन टेस्ट 3 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, व्हेन अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखें, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है हम इसको एक्सेलरेशन कहते हैं, और जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो एक्सेलरेशन 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ बॉडी इन मोशन इट मस्ट हैव। जब बॉडी मोशन में होती है तो उसके पास एक्सेलरेशन हो भी सकती है, फोर्स हो भी सकता है, इम्पल्स लग भी सकता है, पर उसके पास वेलोसिटी ज़रूर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि न्यूमेरिकल है, हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप 9800 बॉडी मूविंग एट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। सबसे पहले हमें वेट दिया गया था, हमने वहाँ से मास निकाला। एम होगा W/g से, तो यहाँ से मास मिला हमें 1000, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, फाइनल 0 है, डिस्टेंस 100 मीटर है, एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है। थर्ड इक्वेशन हमने यूज़ की तो एक्सेलरेशन पता चला कि 2 है। अब फोर्स मिलेगा F=ma, तो मल्टीप्लाई किया तो जवाब हमारा 2000 आ गया। इसी तरह फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग फोर्स कहते हैं, तो इसका ऑप्शन 4 होगा, DC होगा। अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, फाइंड हाउ हाई इट गोज। ऐसे सवाल मैंने क्लास में वर्बली भी बताए हैं कि अगर हम किसी पत्थर को 10 मीटर पर सेकंड से छोड़ेंगे तो 1 सेकंड लगेगा हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के, 20 पे छोड़ेंगे तो 2 सेकंड, 30 पे छोड़ेंगे तो 3 सेकंड, 40 पे छोड़ेंगे तो 4 सेकंड, 50 पे छोड़ेंगे तो 5 सेकंड। नहीं तो फार्मूला भी है, और फार्मूला क्या है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, और g का वैल्यू 10 है, और हमें h फाइंड करना है। ठीक है, और ये भी मैंने बताया होगा कि अगर 1 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगी तो 5 मीटर, 2 सेकंड में अगर हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगी तो 20 मीटर, और 3 सेकंड में अगर पहुंचेगी तो 45। ये बॉडी 3 सेकंड में पहुंचेगी। बाय द वे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 2gh/v(f)² - vi। ये सारे मैंने वैल्यूज़ रखे हैं। h मुझे फाइंड करना था तो 45 आ गया, या इसका एक शॉर्टकट फार्मूला भी है, v²/g। तो v²/2g से भी आप ये सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, 50 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन 10 किलोग्राम बॉडी इन रेस्ट, हाउ मच इट विल बी डिस्प्लेस इन 4 सेकेंड्स। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, फोर्स अपॉन मास से एक्सेलरेशन 5 आ गई, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम 4 सेकंड है, डिस्टेंस फाइंड करना है, S=VIT + 1/280²। तो यहाँ से हमने डिस्टेंस फाइंड किया तो 40 मीटर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, अ ट्रक इज वेटिंग फॉर ट्रैफिक सिग्नल, व्हेन इट टर्न्स ग्रीन इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेटेड एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एट द सेम टाइम अ मोटरसाइकिलिस्ट इज मूविंग विद a constant speed of 20 meter per second and cross the signal. Find how far from the signal will truck overtake the motorcyclist. तो इसका एक लंबा चौड़ा सॉल्यूशन है, पर मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि जब भी इस तरह के सवाल होंगे तो 2v²/a होगा। वेलोसिटी मोटरसाइकिल के पास होगी, एक्सेलरेशन ट्रक के पास होगी, ये ओवरटेकिंग डिस्टेंस होगा। तो अगर हम इसमें वैल्यू रखेंगे, वेलोसिटी हमें 20 दी गई है, एक्सेलरेशन हमें 4 दी गई है, तो ओवरटेकिंग डिस्टेंस होगा 200 मीटर। ये एक शॉर्टकट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, बॉडी X is in rest while Y is moving and collide elastically with X. After collision, the body Y came into rest and X is moving with the speed of Y. यानी इसका मतलब है जो बॉडी पहले मूव कर रही थी वो रेस्ट में आ गई, और जो रेस्ट में थी वो उसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो इलास्टिक कोलिजन का ये केस नंबर 1 है, और ये तब हो सकता है जब दोनों के मासेस इक्वल हों। तो इसलिए हम कहेंगे मास X का बराबर है Y के।
Question number 9. Under which condition no force is required? When body moves along circular path, इसमें force required होता है जिसको centripetal force कहते हैं. When a body is accelerating, जब कोई body accelerate होगी तो वहाँ पे भी force चाहिए. When body is moving with uniform velocity in straight line, ये सही है. जब body uniform velocity के साथ चल रही है straight line में तो उसको force की ज़रूरत नहीं है. Question number 10. 5 kilogram body is released from a height of 80 meter in absence of air. What is the momentum of body just before strike the ground? तो ग्राउंड से स्ट्राइक करने से पहले हम उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे. तो हाइट हमें दी गई है 80 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है. थर्ड इक्वेशन से हमने कैलकुलेट की तो फाइनल वेलोसिटी 40 आ गई. अब मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी है तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 200 आ गया. तो इसका सही जवाब जो था वो 200 होगा. क्वेश्चन नंबर 11. A stone is released from tower if stone travel 25 meter in last second of its motion, then height of tower. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका लास्ट सेकंड कौन सा था. ये मैंने सॉल्यूशन दी है तो लास्ट सेकंड हम इसका देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका लास्ट सेकंड देखेंगे कि कौन सा था. तो लास्ट सेकंड के लिए मैंने फार्मूला यूज़ किया Sn = 1/2g2n-1 और मैंने वैल्यूज़ रखे. तो यहाँ से मुझे पता चला कि इसका लास्ट सेकंड 3 है. और अगर लास्ट सेकंड 3 है मतलब हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक आने के लिए उसने 3 सेकंड ले लिए. तो मेरी अगर हिंट्स आपको याद हैं, 1 सेकंड लेगा तो 5 मीटर, 2 सेकंड लेगा तो 20 मीटर, 3 सेकंड लेगा तो 45, 4 सेकंड लेगा तो 80, 5 सेकंड लेगा तो 125. पर अगर वो याद नहीं है तो h = 1/2gt² से करेंगे तो आपको हाइट मिल जाएगी 45. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है. व्हेन अ कार मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ द पर्सन इन कार इज पुल्ड आउट ऑफ कार ड्यू टू. तो जब कोई भी गाड़ी सर्कुलर पाथ पे चलती है तो उस गाड़ी के अंदर जो लोग बैठे होते हैं वो सर्किल से बाहर पुल होते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से. क्वेश्चन नंबर 13. A stone is thrown horizontally with a speed of 50 meter per second from top of cliff which is 45 meter tall. Where will the stone fall relative to base of the tower? तो सबसे पहले हम ये टाइम निकालेंगे कि ग्राउंड पे कब पहुंचेगा. तो हमने इसको 45 हाइट से फेंका है. अगर आपको मैजिक नंबर याद हैं तो आपको पता है 3 सेकंड लगेंगे, अदरवाइज आप कैलकुलेट करेंगे y = 1/2gt² से. तो यहाँ से आपको पता चला कि भाई ग्राउंड तक पहुँचने के लिए 3 सेकंड लगेंगे. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस v0x × t है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 50 दी गई थी. तो इस तरह से इसका जवाब 150 होगा. इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे. अ बॉम्बर ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली एट सर्टेन एल्टीट्यूड यूजुअली मिसिंग द टारगेट एट द ग्राउंड ड्यू टू. तो अगर कोई बॉम्बर हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहा था और उसने कोई चीज़ फायर की होगी, वो टारगेट को मिस इसलिए करती है क्योंकि बॉम्बर के पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है. क्वेश्चन नंबर 15. एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स इक्वल. ये तभी पॉसिबल है जब एंगल 45 हो. जब 45 एंगल पे थ्रो करेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन की हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी न्यूमेरिकली इक्वल होती हैं. क्वेश्चन नंबर 16. मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 900 मीटर. इफ नाउ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट द एंगल ऑफ 15 डिग्री देन इट्स रेंज. तो 15 डिग्री पे जो रेंज होती है वो हाफ ऑफ मैक्सिमम होती है. तो मैक्सिमम रेंज आपको 900 दी गई है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 450 आ जाएगा. उसके बाद क्वेश्चन था अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड देन इट्स मैक्सिमम रेंज एंड मैक्सिमम हाइट. सबसे पहले हम मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट करेंगे v0² से. तो मैक्सिमम रेंज इसकी आ गई 40 मीटर और मैक्सिमम हाइट जो होती है वो मैक्सिमम रेंज के 1/4 होती है. तो 40 मीटर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 मीटर आएगा. क्वेश्चन नंबर 18. विच पेयर ऑफ एंगल अंडर सेम वेलोसिटी सेम रेंज विल बी ऑब्टेन्ड. तो अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा तो उनकी रेंज सेम होती है अगर उनकी वेलोसिटी सेम होगी.
तो 90 सिर्फ एक ही ऑप्शन दे सकता है, 30 और 60। उसके बाद क्वेश्चन है फाइंड द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी अराउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर इफ इट्स पीरियड इज 3.14 सेकंड। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी 2πr/t होती है। अगर हम टाइम पीरियड का वैल्यू रखेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो 20 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, और जब हम दो रेसिप्रोकल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब हमारा इक्वल टू 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 21 a stone is tied to a string and wired in a vertical circle at which point the string is more likely to be broken। तो स्ट्रिंग में सबसे ज़्यादा जो टेंशन होगा वो लोएस्ट पॉइंट पे होगा, तो लोएस्ट पॉइंट पे रस्सी के टूटने के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 फॉर प्रोड्यूसिंग फ्लैट ट्रैजेक्टरी द प्रोजेक्टाइल मस्ट बी थ्रोन। अगर फ्लैट ट्रैजेक्टरी चाहिए तो आप एंगल लोअर रखेंगे, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 एट हाईएस्ट पॉइंट द हाईएस्ट पॉइंट अटेंडेड बाय प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन। तो हाईएस्ट पॉइंट सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 24 एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट एंड ऑफ क्लॉक। एंगुलर वेलोसिटी हमेशा θ/t होता है। एक साइकिल जब कंप्लीट होगा तो 2π, और मिनट वाला जब एक साइकिल कंप्लीट करके आएगा तो 1 घंटा होगा। 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन वर्क इज। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वर्क नेगेटिव होगा। अ फोर्स F is equal to 2I plus 3J minus 5K is applied on body which produce displacement 4I minus 5J minus 2K then work done। वर्क बेसिकली डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की। अब यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ माइनस। डॉट प्रोडक्ट में हमेशा सेम कंपोनेंट मल्टीप्लाई करते हैं। ये 8 हो जाएगा, ये माइनस का 15 हो जाएगा, ये प्लस का 10 हो जाएगा। ओवरऑल जवाब हमारा 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 अली लिफ्ट्स 20 kg बॉक्स फ्रॉम ग्राउंड अ हाइट ऑफ 5 मीटर इन 4 seconds where Ahmed lifts 10 kilogram body from ground to height of 5 meter in 2 seconds then which of the following is correct। अगर देखा जाए तो भाई जो अली है उसने हेवी बॉक्स लिफ्ट किया है सेम हाइट पे, तो ये काम ज़्यादा करेगा, और जो अहमद है वो आधा बॉक्स ले रहा है तो वो काम कम करेगा। पर अगर आप टाइम देखें तो टाइम इसको ज़्यादा लग रहा है अली को, मतलब अली काम ज़्यादा कर रहा है, इसको टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, और अहमद काम कम कर रहा है, इसको टाइम कम लग रहा है। तो अब हम कहेंगे दोनों के पावर सेम है, बाकी वर्क जो है वो अली ज़्यादा कर रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे अली बोथ हैव यूज सेम पावर। बिल्कुल सही है। अली हैज़ परफॉर्म्ड मोर वर्क, तो इसलिए 2 भी सही है, 4 भी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 30% देन काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज बाय। ये भी एक शॉर्टकट है। अगर परसेंटेज चेंज मोमेंटम में दी जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में पूछेंगे तो 2 डेल्टा पी प्लस डेल्टा पी डिवाइडेड बाय 10 मेक इट स्क्वायर। अगर डिक्रीज होगा तो यहाँ माइनस देनी पड़ेगी। बहरहाल यहाँ इंक्रीज लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 30 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 10, 0 0 से कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो इसका जवाब 69 होगा। उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 29 है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर मूविंग विथ सेम स्पीड। देखें जब भी दो पार्टिकल सेम स्पीड से मूव करेंगे तो मोमेंटम भी मास पे डिपेंड करेगा, काइनेटिक एनर्जी भी मास पे डिपेंड करेगी। इसलिए प्रोटॉन के पास मास ज़्यादा होता है तो प्रोटॉन के पास काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, प्रोटॉन के पास मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, तो 1 और 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 30 10 किलोग्राम बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड एंड हैज ट्रेवल्ड 100 मीटर इन जस्ट 5 सेकंड, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। देखें जब बॉडी के पास वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो डिस्टेंस का वेलोसिटी का फार्मूला s/t होता है। इस केस में बॉडी के पास वेलोसिटी आ गई 20, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² है। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते तो काइनेटिक एनर्जी हमारी 2000 जूल आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है एट वाट काइनेटिक एनर्जी 2 किलोग्राम बॉडी मस्ट बी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड in absence of air resistance so that it can reach a height in just 3 seconds। तो हाइट जस्ट 3 सेकंड्स में
तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला mgh हो सकता है। सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि हाइट कितनी होगी। अगेन अगर आपको मैजिक नंबर याद है तो वहाँ से होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे 3 सेकंड पे पहुँचेगा तो इसकी हाईएस्ट पॉइंट 45 होगी। अदरवाइज़ आप कैलकुलेट करेंगे 1/2 GT² से, तो यहाँ से पता चला कि उसकी हाईएस्ट पॉइंट 45 मीटर है। तो अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी mgh करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 900 जूल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 32 है कि हाउ मच कांस्टेंट एक्सेलरेटिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी फ्रॉम 200 जूल टू 600 जूल वाइल ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। देखिए हमने पढ़ा था कि वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन FD होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल 600 है, इनिशियल 200 है, डिस्प्लेसमेंट 100 है। तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो फोर्स 4 हमें पता चल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डबल देन काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² है। अगर हम वेलोसिटी डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्वाड्रुपल यानी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है अ बॉडी ऑफ मास m स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and accelerated uniformly after time t. It is moving with velocity v. Find the average power. एवरेज पावर कैसे मिलेगा? तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम 1/2m vf² माइनस vi² अपॉन t। अगर हम देखें तो इसकी फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम t है, तो कुल मिलाकर mv² अपॉन 2t होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 अ स्टोन इज मूविंग ऑन टेबल देन इट हैव। अगर कोई स्टोन टेबल पे मूव करेगा तो टेबल की एक सर्टेन हाइट होगी, इसका मतलब है उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। दूसरा वर्क डन इन कंजर्वेटिव फील्ड। देखें कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन 0 नहीं होगा पर किलोज पाथ में 0 होगा, इसलिए इसका बेस्ट ऑप्शन होगा इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। 37 विच एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड रेडियल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 अ बॉडी इज इन रेस्ट एक्टेड बाय फोर्स F आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस x इज काइनेटिक एनर्जी इज k। इफ सेम बॉडी इज इन रेस्ट एक्टेड बाय 3F एंड आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस 3x इट्स काइनेटिक एनर्जी। देखें काइनेटिक एनर्जी हमेशा वर्क डन होता है Fx। तो पहले हम वर्क कर रहे थे Fx, अब हम वर्क करेंगे क्योंकि फोर्स को भी हमने 3 गुना बढ़ा दिया, डिस्टेंस को भी 3 गुना बढ़ा दिया, तो अब हम वर्क करेंगे 9Fx। इसका मतलब है अब वाली जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो पहले से 9 मरतबा ज़्यादा होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज डैश बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज डैश। तो आप सबको पता है कि भाई एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हमारी किसी भी बॉडी की अर्थ में नेगेटिव होती है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 इफ सडनली अर्थ श्रिंक्स टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस विदाउट अफेक्टिंग द मास देन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी एट द सरफेस ऑफ अर्थ बिकम्स। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में अगर आप जाएंगे तो -Gm_me अपॉन RE देखेंगे। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आई, सिर्फ RE जो है आधा हो गया, तो इसलिए हम कहेंगे कि RE इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम कहेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डबल हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है ट्रेवलिंग वेव इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रिंग एट अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकंड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50। फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल्स ऑन स्ट्रिंग विच आर सेपरेटेड बाय 2 मीटर्स। तो सबसे पहले हम वेवलेंथ निकालेंगे। वेवलेंथ वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी है, तो वेवलेंथ हमें पता चली 2 मीटर। अब निकालेंगे फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस बराबर है पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 2π। तो पाथ डिफरेंस क्वेश्चन में 2 मीटर दिया गया है, तो जब सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब पाई रेडियन आएगा और पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 42 द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है वो परमिएटिविटी और परमिएबिलिटी पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 43
25 centimeter long string is tied between two ends and vibrate in 5 loops with velocity 100 meter per second. Find the frequency of oscillation. तो स्टैंडिंग वेव NV/2L है, इसमें जितने लूप्स होते हैं उतने हार्मोनिक्स होते हैं, तो नंबर ऑफ हार्मोनिक्स 5 है और इसमें वेलोसिटी 100 है, लेंथ 0.25 है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा जवाब। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे 44। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट। देखें साउंड की जो स्पीड होती है वो प्रेशर से डायरेक्टली होती है। अगर फार्मूला देखें तो प्रेशर ऊपर आता है, डेंसिटी नीचे आती है। पर यहाँ पे सिचुएशन ये है कि अगर प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी बढ़ जाती है। तो जितना प्रेशर बढ़ता है उतनी डेंसिटी बढ़ती है, इसलिए प्रेशर इज नलीफाई द इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 45। फॉर इंक्रीजिंग इंटेंसिटी लेवल ऑफ 30 dB द इंटेंसिटी ऑफ साउंड मस्ट बी इंक्रीज बाय। देखो इंटेंसिटी लेवल आपको 30 dB इंक्रीज करनी है। अगर बेल में देखोगे तो 3 बेल, तो जितने बेल भी आपको इंटेंसिटी लेवल बढ़ानी होगी वो 10 का एक्सपोनेंट हो जाएगा। तो अगर 10 का एक्सपोनेंट 3 होगा तो हम उसको टेक्निकली 1000 कहेंगे। दोबारा सुन लें। देखें अगर हमें इंटेंसिटी लेवल 30 dB बढ़ानी है तो 30 dB को अगर बेल में देखेंगे तो 3 होगी, और जितने बेल भी हमें बढ़ानी होगी वो 10 का एक्सपोनेंट हो जाएगा। तो अगर 10 का एक्सपोनेंट 3 होगा तो हम कहेंगे ये 1000 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है। बीट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू। तो बीट्स हमेशा दो वेव्स की सुपरपोजिशन होती है जिनमें फ्रीक्वेंसी का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 47। सोर्स इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ सर्किल एंड लिसनर इज ऑर्बिटिंग इट, देन। देखें अगर सोर्स को हम सेंटर ऑफ सर्किल पे रख दें और लिसनर अगर उसको ऑर्बिट करेगा तो लिसनर और सोर्स के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, इसलिए हम कहेंगे इसमें डॉपलर्स इफेक्ट डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है। देयर आर टू स्प्रिंग्स K1 एंड K2। K1 जो है वो ज़्यादा है, 2 टाइम्स ऑफ K2 है, एंड 2 मासेस M1 एंड M2, और M2 हैवी मास है। फॉर क्रिएटिंग स्प्रिंग मास ऑसिलेटर विथ लॉन्गर टाइम। देखें अगर लॉन्गर टाइम चाहिए तो टाइम मास से डायरेक्टली है, K से इन्वर्सली है। तो लॉन्गर टाइम के लिए हम हेवी मास उठाएंगे तो हेवी मास M2 है, और स्प्रिंग वो उठाएंगे जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम हो, तो K2 का कम है, इसलिए हम कहेंगे M2 और K2 उठाना पड़ेगा। 49। अ पेंडुलम इज बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, देन पीरियड विल बी। अगर हम पेंडुलम को इक्वेटर से पोल के तरफ ले जाएंगे तो G का वैल्यू बढ़ जाएगा, और G का वैल्यू बढ़ने से टाइम पीरियड कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है। अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ पीरियड T, द टाइम टेकन बाय बॉडी टू मूव फ्रॉम x इज इक्वल टू x0 टू x इज इक्वल टू 1/2 x0। यानी हम एक्सट्रीम से हाफ ऑफ मीन आना चाहते हैं तो टाइम हमें T/6 लग जाएगा, पर अगर मीन से हाफ ऑफ एक्सट्रीम जाते तो टाइम हमें T/6 लग जाता। बहरहाल इसका जवाब T/6 है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है। अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड x0 एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स इक्वल। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल तब हो जाएंगे जब x इज इक्वल टू 1/2x0 होगा, इसलिए इसका जवाब E होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है। व्हेन टू वेव्स आर इन फेज गिव्स। अगर दो वेव्स इन फेज होंगी तो एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा, इसलिए हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा। पिच इज रिलेटेड टू, तो पिच हमेशा फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेटेड होती है। और लास्ट क्वेश्चन है। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन काइनेटिक एनर्जी एंड एक्सेलरेशन कैन बी मैक्सिमम एट सेम इंस्टेंट, नो। काइनेटिक एनर्जी जहाँ मैक्सिमम होगी वहाँ एक्सेलरेशन 0 होगी, एंड वाइस वर्सा। काइनेटिक एंड पोटेंशियल बी मैक्सिमम, नो, ये भी वाइस वर्सा होती हैं। पोटेंशियल एनर्जी एंड एक्सेलरेशन कैन बी मैक्सिमम एट सेम पॉइंट, यस। जिस पॉइंट पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होती है। और उसके बाद ये लिखा हुआ है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैन बी मैक्सिमम एट सेम पॉइंट, नो।
जिस पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन ज़ीरो, और पोटेंशियल एनर्जी भी यही हो सकता है। तो ऑप्शन इसका सही सी है। तो इस तरीके से मैंने थर्ड ऑनलाइन टेस्ट एक्सप्लेन कर ली। अभी हमारा फर्स्ट ईयर का सेशन ख़त्म हो गया। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट फोर्थ आपकी ऑनलाइन टेस्ट होगी वो इंटर पे होगी, और इंटर का नया फेज़ शुरू हो जाएगा। आप इनको अच्छे तरीके से समझें और अपने दो फ्रेंड्स को भी ये सजेशन दें कि वो इस टेस्ट को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें ताकि उनको एडवांटेज हासिल हो। थैंक यू।